औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान सरदार ताहिर महमूद आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। आज एक नए इशू के साथ जो डीसी कॉलोनी गुजरांवाला कैटमेक सोसाइटी है, जो अरसा कई सालों से यहाँ पे मौजूद है और अब एक शानदार लोकेशन पर डेवलपमेंट सोसाइटियों में गुजरांवाला की उसको शुमार किया जाता है। उसके मुतासरीन जो मेरे साथ मौजूद हैं, एक नज़ीर अहमद साहब जो रावली शर्की के एक मुतासरीन हैं, वो 2011 में उनके प्लाट के ऊपर डीसी कॉलोनी ने कब्ज़ा किया और उसको ऊपर काबज़ है जो आज तक 2011 से लेकर आज तक रिकॉर्ड के मुताबिक इनके नाम पर मौजूद है। वो मैनुअल सिस्टम हो या कंप्यूटराइज सिस्टम हो, दोनों में आज तक इनके नाम मौजूद हैं, क्योंकि इन्होंने आज तक उसको उस फैसले को या उस डीसी कॉलोनी के जो क्वायर किया गया रकबा है उसको तस्लीम नहीं किया। तो आज मेरे सामने एक फ़ैसला भी मौजूद है रेवेन्यू बोर्ड का, जिसके अंदर ये वाज़ह तौर पर मौजूद है कि ये मुतासरीन हैं, इनके साथ कोई भी सेटलमेंट नहीं की गई, जिसकी बिना पे आज भी ये उसके मालिक हैं। या बेशक उस जगह पे एक खूबसूरत सी कोठी, एक खूबसूरत सी रिहाइश मौजूद है जो करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई है, लेकिन उसके असली मालिक ये हैं। और जो मेरे साथ मौजूद हैं जो मुतासरीन नज़ीर अहमद साहब हैं, उनके बेटे आतिफ गुज्जर साहब और उनकी बेवा, जो 2011 में उन्होंने एक इंतज़ामिया को एक एप्लीकेशन दी कि मेरे साथ ज़्यादती की है, मैं अपना प्लाट फ़रोख्त इनको नहीं देना चाहता डीसी कॉलोनी को। नजायज़ तरीके से उसके ऊपर काबज़ हुए और जो उनकी चार दीवारी थी, जब वहाँ पे जो निशानदेही थी उसके ऊपर ये काबज़ हैं, आज तक काबज़ हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ये 2011 के अंदर खालिद सुल्तान साहब उस वक्त डीसी कॉलोनी के ऑल इन वन मैन शो थे। उसके बाद 2013 में मिसिज़ शाहीन खालिद भी इस डीसी कॉलोनी की सदर रही। फिर 2016 के अंदर मोहतरम जो मौजूदा सदर भी हैं अमजद सलीम भट्ट साहब का दौर शुरू हुआ। उस वक़्त भी ये मामला देखा, तो ये तमाम तर मामलात फिर मैं ख़ुद तौर पर, क्योंकि इस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है, मैंने आतिफ गुज्जर साहब को, उनकी वालदा को गुजरांवाला की अदालतों के अंदर, डीसीओ ऑफ़िस के बाहर, मुख्तलिफ़ फोरम के अंदर, कमिश्नर ऑफ़िस के बाहर अक्सर इनसे मेरी मुलाकात होती थी। हर फोरम का इन्होंने दरवाज़ा पे दस्तक दी और जिसके बदले में आज इनके हक़ में ये रेवेन्यू बोर्ड का फ़ैसला भी आया है और इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। और आज तक इस गरीब और जो मिडिल क्लास घराने से ये इनका ताल्लुक़ है, आज तक अपनी इल्तिजा लेकर मुख्तलिफ़ फोरम पर मौजूद हैं। और 2016 के अंदर जब अमजद सलीम भट्ट साहब इक़्तिदार में आए तो उनके सामने भी इस ख़ानदान ने अपनी रुदात पेश की कि हमारे साथ ये जुल्म किया जा रहा है। उन्होंने इनकी एप्लीकेशन को, इनके मामले को सेटलमेंट कमेटी के पास भेजा, लेकिन उसको भी आज 7 साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक उस सेटलमेंट कमेटी का कोई फ़ैसला सामने नहीं आया, ना इनके साथ कोई इंसाफ हुआ। मैं इस तमाम सूरत हाल से आगाह करने के लिए उनके बेटे आतिफ गुज्जर साहब जो मेरे साथ मौजूद हैं, नज़ीर अहमद साहब के बेटे हैं, तो क्योंकि इस केस को तमाम तर ये देख रहे हैं अपनी वालदा के साथ, तो ये तमाम सूरत हाल से हमें बाखूबी आगाह कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आतिफ साहब आपका, और आप स्पेशली तौर पर मेरे पास आए और आज इस इशू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे डीसी कॉलोनी के, क्योंकि बहुत से मुतासरीन अभी भी मौजूद हैं, उनमें आप भी हैं। बहुत से मुतासरीन का मसला हल भी हुआ। क्या आप समझते हैं कि आपके साथ ये फ़ैसला आपको कोई ऑफ़र नहीं हुई या आपके साथ सेटलमेंट क्यों नहीं हुई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सरदार ताहिर साहब। आप बखूबी जानते हैं कि हम कितना जलील हुए हैं, हर इदारे में गए हैं बेशक, और अगर इदारे के पास गए हैं तो मेरे वालिद साहब तो सरकारी मुलाजम थे, सही, जिन्होंने एक सादा किसी फोरम के पास नहीं गए, चूँकि वो हाज़र सर्वस थे उस वक़्त, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन इंतज़ामिया का नाम दी 2011 में, ठीक है, कि मुझे मुतबादल ही प्लाट दे दिया जाए। आपने कब्ज़ा तो किया हुआ है,
लेकिन वो 2011 में ही इंतकाल फरमा गए। ठीक हो गया। 2011 के बाद 2017 में जबकि साहिल को फौत हुए 6 साल का अरसा गुजर गया, ठीक हो गया, तो इंतज़ामिया ने उसी एप्लीकेशन को उन्होंने 2017 के इजलास की कार्रवाई का हिस्सा बनाया, जिसका एजेंडा नंबर 24 है। मेरे पास कागजात मौजूद हैं। ठीक है, उसमें वो अमजद सलीम भट्ट सदर थे और नायब सदर थे अपना आमर यूकुब वड़ाइश साहब थे। उन्होंने उस वक़्त सेटलमेंट कमेटी को भेज दिया। ठीक है, सेटलमेंट कमेटी को 2017 में भेजा गया। फिर हमने कोशिशें की, बार बार जाते रहे कि कोई मामला आपका सेटल और आपके सामने हम ये वकला के लिए भी नहीं इतनी इस्तात नहीं रखते थे, लेकिन हम चलते रहे। लेकिन 2017 के बाद 2023 जब ये नई रजीम आई तो मैंने एप्लीकेशन फिर वालदा के नाम पे मूव की, तो मौज़म दुदरा साहब ने वो इजलास की कार्रवाई का हिस्सा बना दिया। उसमें उन्होंने फिर 17 के बाद फिर सेटलमेंट कमेटी को भेज दिया। ये आप ख़ुद बताएं कि ये क्या इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जा रहे हैं कि 2011 में एप्लीकेशन दी और 2024 आ गया, यानी कि 13 साल का अरसा गुजर गया। साहिल को फौत कब्र में चले गए हुए, लेकिन इनको ख्याल नहीं आया। मैं तो समझता हूँ ये सिर्फ ज़ाती मफाद के लिए आते हैं। अच्छा, ये बीच में आतिफ चीमा साहब जी, बीच में आतिफ चीमा साहब आए और खालिद सुल्तान साहब सदर थे, दोबारा आए। जी, खालिद सुल्तान साहब ने भी मुझसे वादा किया कि मैं आपका ज़रूर करके जाऊँगा। ठीक है, आतिफ चीमा साहब को मैं मिला, उन्होंने कहा कि आपका ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बड़ा मामला है जो मेरे सर पे एक ना वो तलवार लटक रही है। कोई इतने मज़लूम लोग हैं जो तकरीबन 250 या 300 के करीब लोग हैं जिन्होंने प्लाट ख़रीदे हुए थे और इतना अरसा वो तमीर भी नहीं कर सके, उनके लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। और राणा बरादरान का रकबा भी इन्होंने लिया हुआ था, वो ना उनका ज़रिया मुआश भी ख़त्म हो चुका था, लेकिन बड़े आसान तरीके से आतिफ चीमा साहब ने उनका मामला सेटलमेंट कर दिया। लेकिन आपका नहीं किया? मेरा नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं आपका कर दूंगा। लेकिन ये मामला हल होते हुए उनका टनोर ख़त्म हो गया। ठीक हो गया, वो चले गए। आगे नई रजीम आ गई, वो रजीम आ गई जिसने पहले सेटलमेंट में भेजा, अब दोबारा सेटलमेंट में चली गई। अब हाँ जी, लेकिन उनके साथ एक सेक्रेटरी साहब हैं मौज़म दुदरा साहब और अमजद सलीम भट्ट साहब, लेकिन उन्होंने इजलास की कार्रवाई का हिस्सा बना दिया। उन्होंने भी वादा किया कि मैं आपका ज़रूर कर दूंगा क्योंकि आपका मेरिट है, 100% मेरिट। अच्छा, जो अब मौजूदा पोजीशन ये है कि आपके पास एक फ़ैसला है जो मैंने अभी दिखाया भी है, फैसले की बाबत इनकी एक्विजिशन जो है ना, जो बोलते हैं कि एक्विजिशन हमारी हुई है, एक्विजिशन का आपके सामने मेरे फैसला जो पड़े हुए हैं। सबसे पहले मेरे पास इंक्वायरी हुई है कि एक्विजिशन क्या है। एक्विजिशन उनकी बिल्कुल गैर कानूनी है और अकेले मैं नहीं, ये पूरा खसरा नंबर 103 8 कनाल का रकबा है और इसमें 5 मरले वाले कितने लोग जो कब्रों में चले गए हैं। ये सेटलमेंट जो कर रहे हैं ना, ये एक्सटेंशन 3 में इन्होंने दी हुई है। लेकिन वो भी क्या इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं? वो तो लोग घुटने टेक के चलें, जो कुछ मिलता है यहाँ इंसाफ तो ले लें, लेकिन हम चले रहे। इंक्वायरी हुई, ADCR के पास गए, उन्होंने फैसला डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला ने हमारे हक़ में कर दिया। फिर हमने कब्ज़े के लिए 3 एप्लीकेशनें गुजारी डिप्टी साहब को, लेकिन इन्होंने फिर तंग आके कमिश्नर के पास हमारे ख़िलाफ़ अपील कर दी। ठीक है, उधर भी हमें ना नोटिस, कोई बात नहीं, कोई इतला नहीं, लेकिन फिर भी हम उधर पेश हो गए। उधर पेश हुए, हम उधर जाते थे कब्ज़ा लेने के लिए, तो उधर से कह रहे थे कि आपके ख़िलाफ़ तो वो अपील हो गई है, स्टे आ गया है। हमने कहा हमारे ख़िलाफ़ कोई नहीं हुआ, लेकिन उधर कमिश्नर साहब के पास पूछा जाके तो उधर केस चल रहा था। वही फिर उन्होंने जो फ़ैसला किया, ताकतवर लोगों के ख़िलाफ़, बहुत कम लोग जो हैं जिन्होंने रिज़्क़ हलाल खाया होता है, वो कमिश्नर साहब थे, उन्होंने उनके, मैं समझता हूँ कि मेरे वो ख़िलाफ़ है, लेकिन उन्होंने लिखा ये हुआ है फ़ैसले में कि आपको प्लाट नहीं मिल सकता, मुआवजा का हक़ रखते हो। हालांकि मुआवजे की भी तारीफ़ ये है कि कीमत से ज़्यादा होता है। ठीक है, कीमत से मुआवजा भी ज़्यादा होता है, लेकिन हम उसके ख़िलाफ़ चले गए कि हमारा क्यों हक़ नहीं बनता, जबकि रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक मैनुअल से लेकर, हाथ से रिकॉर्ड बना हुआ रिकॉर्ड से लेकर कंप्यूटर से रिकॉर्ड तक हमारा ही है, हमारी मलकियत है। आप देख सकते हैं मेरे पास कागजात मौजूद हैं जी। उसके बाद हम उनके ख़िलाफ़ चले गए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में।
जी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में चले गए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में चलते चलते इनको इतला भेजी गई, नोटिस भेजे गए, अखबार इश्तहार कराया, जो कानूनी तकाजे होते हैं पूरे करने के लिए वो हमने किए। और अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने देखा और उन्होंने लिख दिया हुआ है साफ़ कि इन्हों की एक्विजिशन कार्रवाई के दौरान जो हसूल राज़ी की कार्रवाई होती है, इन्होंने बिल्कुल इस जो मालकान हैं उनके साथ कोई इतलानामा, कोई बात नहीं की, कोई मामलात जो एक्विजिशन की कार्रवाई के होते हैं कोई भी नहीं किया। नहीं, लिहाजा ये गैर कानूनी। ये तो जो डीसी कॉलोनी के इस वक्त रजीम है या साबका रजीम है, इनके ऊपर तो करोड़ों रुपए के इल्ज़ाम हैं, बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हैं, करप्शन के इल्ज़ाम हैं, लोगों को फ्री प्लाट भी बांटते रहे हैं, लेकिन आप जैसे मुतासरीन को इन्होंने क्यों नहीं एक प्लाट दिया, उसकी क्या वजह आप समझते हैं? ये मैं समझता हूँ कि इसमें एक वजह तो ये है जो साफ साफ नज़र आ रही है कि मुकद्दर में इनके नेक काम नहीं लिखा हो। हालांकि लोग अरबों पति हो चुके हैं, बिलखसूस इनके मुलाजमों का चेक एंड बैलेंस कर लें, मेरा मसला नहीं है। हाँ। लेकिन आप खुद देख लें कि अरबों पति हो चुके हैं। एक तनख्वाहदार बंदा वो क्या कुछ कर सकता है? सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी हमारे लिए वही हमारा असासा है। और उन्होंने नजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है जो साबित शुदा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से। अब इंशाल्लाह हम डिप्टी कमिश्नर साहब को इसको अमल दरामद के लिए जाएंगे और इंशाल्लाह ये बिल्डिंग घिरेगी और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है। जैसे मुझे तो ये लग रहा है कि आपका केस भी मलक रियाज की तरह होगा कि बहरिया टाउन के जो मुतासरीन हैं, जब उनको हक नहीं दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला दिया जो वो एक तारीखी फैसला है कि लोगों की ज़मीन पर काबज़ होना, फिर उनको बेचना महंगे दामों, तो वही फैसला आपके ऊपर लागू ना हो जाए कि इनके ऊपर। इंशाल्लाह हम तो पूरी उम्मीद है सरदार साहब। आप देख रहे हैं कि हमने इतनी कावज से, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है हम ज़िंदा रहें सही, मेरी वालदा ज़िंदा रहे सही, लेकिन इंशाल्लाह पहले हम वालद साहब के नाम के हम वारिसान बने फिरते हैं कि हम उनके वारिस हैं, फिर वालदा के बाद बनेंगे। तो इनको शर्म आनी चाहिए इंतज़ामिया को भी, और जो बैठे हैं बड़ी बातें करते हैं हम मुहाफ़िज़ हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि रकबे लोग खालिद सुल्तान साहब भी आए थे, चले गए। अमजद सलीम भट्ट का दूसरा टेनोर है। अल्लाह करे देखेंगे, अल्लाह के घर में कमी तो नहीं है, अल्लाह ताला इनको हदायत दे और हमारा फ़ैसला जो हुआ है मेरिट पे चलें। मैं आपकी वसात से ये बात करता हूँ कि हमें हमारी जगह ना सही, ये मैं आपकी प्रोग्राम में बात कर रहा हूँ, जी हमारी जगह ना सही, लेकिन हमें उसी एक्सटेंशन में जो मेरी हर जगह एप्लीकेशन मौजूद है कि उसी एक्सटेंशन में हमें हमारा प्लाट दे दिया जाए, क्योंकि एक्विजिशन गैर कानूनी है, इन्होंने नजायज़ कब्ज़ा किया। अगर कानून के मुताबिक होती, ये देखें आपके सामने है कि इन्होंने एकड़ों ज़री रकबे के इवज़ कमर्शियल प्लाट दिए, वो फार्मूला है ना, ज़री रकबे के इवज़ इन्होंने कमर्शियल प्लाट दिए हैं, तो हमारे लिए इनके पास कुछ नहीं। आप देख लें ये इजलास जो लास्ट वाला 2024 का जो फर्स्ट का है इजलास, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ये हम कागान ब्लॉक में 175 से लेके 180 तक सेल कर रहे हैं। भाई सेल करने के लिए इनके पास रकबा मौजूद है, तो मजलूमों को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं। सही, यानी आप समझते हैं कि एक्सटेंशन 2 के अंदर आपका हक है, आपको ये प्लाट देंगे, इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। कोई और ऑप्शन ठीक हो गया। आप देख रहे हैं हमें सुप्रीम कोर्ट तक, ये इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं ये दावा करता हूँ अपने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद से ये बात कर रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट में भी मुझे जाना पड़ेगा ना, ये बिल्डिंग इंशाअल्लाह गिरेगी, ये इंशाअल्लाह गिरेगी और ये खुद ज़िम्मेदार होंगे इसके। चलो बैक डोर को इनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं आपके? किसी के भी साथ नहीं हो रहे, किसी के साथ भी नहीं हो रहे। ठीक हो गया। और किसी ने रब्ता भी नहीं किया आज तक। अमजद सलीम भट्ट साहब, मैं आपके प्रोग्राम के साथ से बात कर रहा हूँ कि अमजद सलीम भट्ट साहब पे तो हमें फ़ख्र है कि वो हमारे गाँव के हैं। ये लोग और इतने डीसी कॉलोनी के जाट बरादर लोग हैं यहाँ, रकबों के मालिक इधर आकर बैठे हुए हैं। मैंने ग्रुपों में बेतहाशा लिखा कि इतने चौधरी बरादर हैं, और मेरा छीना हुआ रकबा तो मुझे वापस दिलवा दो। सही, यानी आपका एक ही मुतालबा है कि सिर्फ और सिर्फ हम प्लाट के बदले में प्लाट। जी बिल्कुल, और कोई मुतालबा नहीं, मेरिट के मुताबिक फैसला कर दें, हमारा असल प्लाट जो वागज़ाब किया जाए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अब मैं आपकी वालदा से
बात करूंगा जी, जी, जी। कि उनका क्या कहना है इस बारे में सारा। जी मेरे साथ अब मौजूद हैं नज़ीर अहमद साहब की बेवा और आतिफ गुज्जर साहब की वालदा, जो इस जो डीसी कॉलोनी का मुतासिरीन में ये शामिल हैं। आपके मियाँ की अम्मा जी डेथ हो गई ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕੋਈ? ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੰਮੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ, ਸਾਡੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ, IG ਪੰਜਾਬ, DCO ਸਾਰੇ ਗਏ ਆ ਖੱਜਲ ਹੋਏ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ठीक हो गया। और फिर की पीछे रह गए ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਰਜੀਮ ਹੈ, ਅਮਜਦ ਸਲੀਮ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੁਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਛੜੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਖੱਜਲ ਕਰੋ। ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਲਵੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਦੁਆਵਾਂ ਨਾ ਲਵੋ, ਜੇ ਬਾਦੋ ਲਵੋਗੇ ਚਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਲਾਮ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ, ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਸਦਰ ਨਾਲ, ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿਤੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਹੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਟ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਮਾ ਕੁੰਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਕਰਕੇ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਕੰਜਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਰਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮੋੜਾ ਇਨਸਾਫ ਤੂੰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। जी मेरे नाल मौजूद सन बेवा नज़ीर अहमद साहबा, जो उनका एक ही मौक़िफ़ है कि मेरे साथ जो जुल्म है, क्योंकि मैं एक गरीब और इस वक्त चलने फिरने से भी माजूर हूँ। मेरा बेटा आतिफ गुज्जर मुझे हर जगह लेके हर फोरम पर गया है, लेकिन उसके बावजूद इंसाफ अभी तक नहीं मिल सका। अभी जो फैसला आया है रेवेन्यू बोर्ड का, इसके मुताबिक अगर ये मेरा हक मुझे दे दें तो मैं इनके लिए भी दुआ गो हूँ, नहीं तो अल्लाह के हाँ मैं इल्तिजा करती हूँ कि जो मेरे साथ बेइंसाफ़ी हुई है इनके साथ भी हो। तो ये एक गरीब की हाय है, एक गरीब बेवा की ज़बान के अल्फाज हैं कि आप इन यतीम बच्चों के सर पे हाथ रखें, उनका हक दें, ताकि आपकी भी अगली मंजिलें आसान हो सके। मौजूदा रजीम के साथ ये इनका एक भरपूर मुतालबा है कि 2016-17 में भी इन्हीं का दौरा था, फोंडो ग्रुप का, अमजद सलीम बट साहब का, आज भी उन्हीं का ही है। तो क्या ही बेहतर होता कि इस मसले को बाखूबी बैठकर सेटलमेंट कमेटी में इसको फौरी तौर पर हल करें, जैसे बेशुमार मुतासिरीन के मसाइल हल हुए हैं, इस फैमिली का भी मसला हल हो। ये गरीब और ज़रूरतमंद और ऐसे अफराद जिनका जमा कुंजी, जिनका ख्वाब ज़िंदगी में छोटे छोटे ख्वाब होते हैं कि उनके वालिदैन ने जो ख्वाब देखा उसको ये पूरा कर सके, लेकिन आज तक इसके ऊपर फैसला भी आ गया है। तो अमजद सलीम बट साहब और दीगर इस चीज़ का फौरी नोटिस लें और इसको हल करें बैठकर। जो गरीब फैमिली मेरे साथ इस वक्त मौजूद बैठी है, इनको इनकी दुआएं ले सके और ये दर दर की ठोकरों से बच सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।